बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज एलोंगेशन। समटाइम पूछ लेता है, तो परसेंटेज एलोंगेशन किसके बराबर होती है? ये चेंज इन कितने फीसद इजाफा हुआ लेंथ के अंदर। तो फॉर्मूला है इसका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। या आप चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को आप टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, और स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पर ई इसका सिंबल भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनका ग्राफ कल भी हमने डिस्कस किया था। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, इनका ग्राफ जो है वो ओहमिक कंडक्टर्स सॉरी जिनमें हुक्स लॉ जो है वो फॉलो करते हैं, जो मटेरियल्स उनमें ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हुक्स लॉ जिन लिमिट्स में अप्लाई होता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, अगर हम इसका स्लोप फाइंड करना चाहें, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो स्लोप कभी भी स्टूडेंट्स फाइंड करना हो, हमें पता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो इस ग्राफ में यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड पे हम स्ट्रेस ले रहे हैं सिग्मा, और इसकी बेस साइड पे हम स्ट्रेन ले रहे हैं ई। तो हमने सिग्मा ओवर ई लिखा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये बराबर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है या ग्राफ है, ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिपेंडेंस कल हमने पढ़ी थी, उसमें एक दो चीज़ें जो है वो मैंने मज़ीद बतानी है। कल नेचर हमने पढ़ा था कि ये मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जिस मटेरियल का हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं। हर मटेरियल की नेचर के मुताबिक उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुख्तलिफ होता है। दूसरी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो टेम्परेचर है। कल हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर आपको बतानी है कि जो पॉलीमरिक सॉलिड्स हैं उनमें टेम्परेचर के बढ़ने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाता है और कम होने से कम होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन है। नॉर्मल मटेरियल्स में ये इन्वर्सली रिलेशन होता है। जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आज देख रहे हैं वो कोशिश करें पिछला लेक्चर भी ज़रूर देख लें। अच्छा, इलास्टिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, यानी जितना किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है हम कहते हैं उतना वो इलास्टिक है, और जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है हम कहते हैं वो मटेरियल उतना कम इलास्टिक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो और स्ट्रेन बहुत कम हो तो हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो बहरहाल इसी के लिहाज से इनकी रेशो हम देख लेंगे, उसके लिहाज से हमें पता चल जाएगा कि ई ज़्यादा है या कम है। अगर ई ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा, अगर ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम है तो ये भी कम होगी। परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो जो परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसमें तो कोई स्ट्रेन पैदा ही नहीं होगा, तो उसका ई क्या है? ज़ीरो होगा। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये ई है, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेन ज़ीरो होगा, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है, और ज़्यादातर सब्सटेंसेज हैं उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस रेंज में पाया जाता है? 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेंज में पाया जाता है। एल्युमिनियम में यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस तकरीबन बराबर होते हैं। जो है इनकी एक यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 6.9 है, दूसरे वाले की 7 है, एक्सपोनेंट जो है वो साथ में आ जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर होते हैं। लिक्विड और गैसेस या फ्लूइड्स हैं उनमें यंग्स मॉडुलस और जो शेयर मॉडुलस जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, इनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन बल्क मॉडुलस ज़ीरो नहीं होता। बल्क मॉडुलस सिर्फ गैसेस या लिक्विड्स के लिए जो है वो डिफाइन, यानी लिक्विड्स और गैसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बल्क है। तो बल्क का ये मतलब नहीं है कि बल्क सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए है, ये तो तीनों के लिए है, तीनों स्टेट्स के लिए है। लेकिन लिक्विड और गैसेस के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? बल्क है, वो ज़ीरो नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस का, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? हमने पढ़ा था, द वर्क डन ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी।
किसी बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंग है उसको आप खींचते हैं इलास्टिक लिमिट्स के अंदर, तो जो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर अंदर उसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसको फिर हम ऐसे भी कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म सब्सटेंस अंडर इलास्टिक लिमिट्स। और फिर हम ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। डिफॉर्मेशन के दौरान फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ रही होती है अप्लाइड फोर्स भी बढ़ानी पड़ती है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को या वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया मेथड अप्लाई करते हैं, यानी एरिया फाइंड कर लेते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया ही स्ट्रेन एनर्जी या वर्क के बराबर होता है। तो ये हमने लिखा एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये एक्सटेंशन किसी मटेरियल में पैदा हो रही है, ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब फोर्स कांस्टेंट नहीं यार पल चेंज हो रही है, तो हम इस ग्राफ का, ये इलास्टिक रीजन का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसका बेस डेल एल के बराबर है, ये शो किया है, और इसकी हाइट जो है वो एफ के बराबर है। तो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 1/2, वैसे ही बेस की जगह पर हमने डेल एल लिख दिया और हाइट की जगह पर हमने एफ लिख दिया। एफ को पहले लिख दें, डेल एल को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में। अच्छा, अब वर्क डन बराबर आ गया हाफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल एल। अब हम एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो जाएंगे, तो ये यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस एफ ओवर ए, टेंसाइल स्ट्रेन डेल एल ओवर एल। अब ये डेल एल ओवर एल ऊपर जाकर एल ओवर डेल एल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर उलट जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये आगे भी कई जगह पर यूज होगा। यंग्स मॉडुलस बराबर होगा अप्लाइड फोर्स ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ। अच्छा, अब ये ए डेल एल डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला एफ रह गया। अब इस एफ की वैल्यू इस जगह पर इक्वेशन 1 में पुट की जा सकती है। तो हमने आगे वैल्यू पुट की एफ की, तो हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते वक्त वर्क इज इक्वल टू हाफ वैसे ही लिखा, डेल एल वैसे ही लिखा, एफ की जगह पर, ये सेंटर में एफ था यहाँ पर, इस एफ की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी वाई ए डेल एल ओवर एल, ये लिख दिया। फिर हमने कहा ये डेल एल से मल्टीप्लाई होकर डेल एल स्क्वायर बन जाता है, तो इसका ये फॉर्म भी बन सकता है वर्क का, और यही फॉर्म आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रेन एनर्जी का जो टॉपिक है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, जो स्ट्रेन एनर्जी के आखिर में ड्राइव किया है हाफ, यहाँ पर वाई नहीं लिखा, यहाँ ई लिखा है, चूँकि ये ई बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की 3 किस्में होती हैं, और इलोंगेशन में ये पर्टिकुलरली ये यंग्स मॉडुलस होता है, इसलिए हमने ई की जगह पर वाई लिख दिया। ए यहाँ पर डेल एल स्क्वायर ओवर हमने एल स्क्वायर लिख दिया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। वहाँ पर चेंज इन लेंथ को उसने जो है वो मे बी L1 से रिप्रेजेंट किया है, तो बहरहाल ये चेंज इन लेंथ है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 ये वाली जो है, इसको अब फिर हम ज़रा सेट कर रहे हैं। कैसे सेट कर रहे हैं, इधर इसी को ले आए आप। हम W वैसे लिखा हमने, इक्वलिटी वैसे लिखी, हाफ वैसे लिखा, वाई ए डेल एल ओवर एल वैसे लिखा, और सिर्फ ये चेंज किया कि ये ए उठाकर हमने डेल एल के साथ लिख दिया, ए डेल एल के साथ, बाकी ये सारी की सारी वैसे लिख दी। अब ये जो चीज़ है ये बराबर है किसके, हम इसको देख सकते हैं, ये देखें हमने हिंट लिया, चूंकि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये डॉट नहीं है, ये गलती से लिखा गया था, इसको कटिंग किया हुआ है, ये नॉट नहीं है ये। अच्छा, अब ये ई डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने लिखा वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन की जगह पर डेल एल ओवर एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि वाई डेल एल ओवर एल, वाई डेल एल ओवर एल ये स्ट्रेस के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर, इस दायरे की जगह पर स्ट्रेस लिख सकते हैं, सिग्मा लिख दिया। अब ये ए डेल एल वैसे लिखा, अब अगले स्टेप में एल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो क्या होगा,
होगा ये कि ये एरिया को उठाकर इस पिंक कलर के एल के साथ लिख दिया, और यहाँ पर ये सिग्मा वैसे का वैसे ही आ गया, इधर डेल एल ओवर एल बचा वो हमने लिख दिया। डेल एल ओवर एल आपको पता है ये स्ट्रेन के बराबर होता है, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ये वॉल्यूम के बराबर होता है। एफएससी में हमने बड़ी दफ़ा ये पढ़ा है। तो हमने क्या किया, ये हाफ वैसे ही लिखा, यहाँ पर सिग्मा वैसे ही लिखा, इस डेल एल ओवर एल की जगह पर ई लिख दिया और ए एल की जगह पर वॉल्यूम लिख दिया। फिर हमने ये कहा अब इसकी पॉसिबल जो फॉर्म्स बन सकती हैं, ये वर्क भी है, ये स्ट्रेन एनर्जी भी है, क्योंकि किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट्स के अंदर रहते हुए डिफॉर्म करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। तो इसलिए ये जो W है ये हमारा वर्क भी है, ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी भी है। अब हमने कहा कि इस सिग्मा की जगह पर हम वाई ई लिख सकते हैं। कैसे कि y बराबर होता है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के सिग्मा ओवर ई जाकर y से मल्टीप्लाई हुआ, वाई ई ये सिग्मा के बराबर। तो इस सिग्मा की जगह पर वाई ई लिखा, तो ई को ई से मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास 1/2 वाई ई स्क्वायर और वॉल्यूम आ गया। फिर हमने कहा ई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, y बराबर होता है सिग्मा ओवर ई के स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, स्ट्रेन को ऊपर ले गए और यंग्स मॉडुलस y को नीचे ले आए, तो e बराबर आ गया सिग्मा ओवर y। तो हमने इस e की जगह पर सिग्मा ओवर y लिख दिया, स्ट्रेन की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर अप्लाई किया तो ये स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर y से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये y कट गया, सिग्मा स्क्वायर ओवर y इंटू वॉल्यूम आ गया। अब एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने कहा एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला होगा? अगर आप इधर से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, पहले तो मैं ऊपर वाला जो शिफ्ट किया वो मैं दिखा दूँ, ये वाला वॉल्यूम उठाकर नीचे ले जाएं, वर्क ओवर वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी ओवर वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी के बराबर आएगा, और वो बनेगा 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो ये मैंने एरो शो किया है, मैं थोड़ा इसको फॉन्ट इसका छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, उम्मीद है उससे शायद हमें समझने में ज़्यादा हेल्प मिल जाए। 100% कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखें। अब ये देखिएगा, ये वॉल्यूम उठाकर जब नीचे लेके जाएंगे तो मैंने कहा कि ये बन जाएगा, ये देखें मैंने ब्लू कलर से ये शो किया है एरो, तो वर्क ओवर वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 और स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। उसके बाद अगर इससे एनर्जी डेंसिटी बनाना चाहें तो ये वॉल्यूम उठाकर इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/2 वाई ई स्क्वायर। तो ये देखें, ये एरो को देखें, ये एनर्जी डेंसिटी बराबर आ गई 1/2 वाई ई स्क्वायर। और अगर इधर से एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, बेटा जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप खामोश हो जाएं, छोटी बेटी है तो जी। तो हम पढ़ रहे थे, अब इसका ये वॉल्यूम उठाकर इधर नीचे ले जाएं तो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी 1/2 ई, सॉरी 1/2, और ये हमारे पास इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर ओवर वाई, तो सिग्मा स्क्वायर ओवर वाई बन जाएगा। तो ये 1, 2 और 3 ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पर ईडी गलती से लिखा गया है। अच्छा, अब इसमें फिर हमने कहा कि ये एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, अब एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके बराबर होगा? यहाँ पर होगा 1/2 बेस की जगह पर ई और हाइट की जगह पर सिग्मा। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो बराबर है एनर्जी डेंसिटी के। और एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या क्या है? एनर्जी डेंसिटी का वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है, एनर्जी डेंसिटी का वही यूनिट होता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। तो ये इसके पॉसिबल यूनिट्स हैं, जाउल पर मीटर क्यूब, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने ये काम करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में खुद कन्वर्ट करना है। न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो मीटर इनवर्ट स्क्वायर है, ओवर मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो खैर यहाँ पर -4 आ जाएगा अगर मीटर इनवर्ट स्क्वायर है तो। बहरा इसको आप कन्वर्ट करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंशन डेल एल,
कि एक्सटेंशन जो है किसी वायर के अंदर जो होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एफ एल ओवर ए डेल एल। अब इस डेल एल को उठाकर ऊपर ले जाएं, वाई को नीचे लें, तो ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि डिपेंडेंस है, दोबारा इसके नॉर्मल साइज पे आ जाते हैं, चलें इतने पे आ जाते हैं, ये 190 तक था, इसको 190 तक ले जाते हैं जी। अब डिपेंडेंस हम देखना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला में बता रहा है डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी स्ट्रेच उतना ज़्यादा होगा। दूसरा ये बता रहा है कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा होगी। और तीसरा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी जगह पर आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई तो कांस्टेंट होता है, तो डेल एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रेडियस है डेल आर, इसी रेडियस की बुनियाद पर आप लिख सकते हैं डेल एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो है फिर रेशो फार्मूला हमने पढ़ना है आइडेंटिकल वायर्स का जिनकी नेचर सेम है। फॉर एग्जांपल दो वायर्स हैं जिनकी नेचर सेम है, तो उनका यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ये ऊपर मैंने यहाँ पर शो किया है, एफ एल ओवर ए डेल एल होता है, तो हमने लिखा F1 L1 A1 डेल L1 डिवीजन में, Y2 की जगह पर लिख दिया F2 L2 ओवर A2 डेल L2। अब ये F2 को उठाकर इधर नीचे ले आए और L2 को भी, और F2 और L2 को उठाकर इधर नीचे ले आए और A1 और डेल L1 को उठाकर ऊपर ले गए, तो यहाँ पर बन गया F1 ओवर F2 इंटू L1 ओवर L2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला डेल L1 ऊपर चला गया तो डेल L1 ओवर डेल L2, और ये वाला A1 ऊपर चला गया तो A1 ओवर A2 के बराबर आ गया। फिर हमने कहा कि एरिया की जगह पर आप पाई आर वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इधर भी पाई आर वन स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप डायमीटर के लिहाज से लिखें तो डायमीटर के लिहाज से यही फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, F1 ओवर F2 इंटू L1 ओवर L2, L1 एंड L2 आर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर्स, तो डेल L1 ओवर डेल L2 D1 स्क्वायर ओवर D2 स्क्वायर, रेडियस की जगह पर डायमीटर लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस बराबर होता है D बाई 2 के, तो ये D स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, इधर भी D स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, तो 4 4 से कट जाएगा, बहरहाल हमारे पास ये इसका रिलेशन बन जाएगा। एक मिनट, ये जो है वो फिर बच्चे इंटरप्ट कर रहे हैं जी। तो अब इसमें नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन स्ट्रेच स्प्रिंग इज सडनली रिलीज, जब एक स्ट्रेच स्प्रिंग को बहुत जल्दी से रिलीज किया जाता है तो वो ऑसिलेट करता है रेस्ट में आने से पहले और ऐसा ऐसा रेस्ट में आ जाता है। अब ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा जी उसके अंदर तो पहले एनर्जी थी स्ट्रेचिंग कंडीशन के अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किधर गई? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो हीट एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये हमने लिखा है व्हेन स्ट्रेच स्प्रिंग इज सडनली रिलीज सो दैट इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम ऑसिलेशंस देन टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेच्ड मटेरियल इंक्रीजेस बिकॉज स्ट्रेन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत है। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स में हमने लिखा है कॉपर है, फेरम है, लेड है, NaCl है, जिरकोनिया है जो कि जिंक, कॉपर, निकल, अलॉय है। और उसके बाद इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक डेफिनेट होता है। अमार्फस सॉलिड्स जिनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, ये इनमें एटम्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है और इनको फ्रोजन लिक्विड्स भी कहते हैं। लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर वे में पाए जाते हैं तो लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इनको फ्रोजन लिक्विड इसलिए कहा जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स होते तो इर्रेगुलर हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो चेंज हो जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड में पेस्ट लाइक शेप में और इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। पॉलीमरिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? पॉलीमरिक सॉलिड्स होते हैं बिटवीन ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में पाए जाते हैं। इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं और ये बराबर किसके होती है? ये डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर होती है अमूमन। तो पॉलीमरिक सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है, कम होती है। फिर उसके साथ दे एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, यानी इनका फैलाव ज़्यादा होता है, वेट कम होता है, इसलिए स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इनकी ज़्यादा आती है। इनकी एग्जांपल्स में PVC हैं, आपने PVC पाइप्स के बारे में सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड
रिएक्शंस के ज़रिए से बनाए जाते हैं। नायलॉन है, रबड़ है, पॉलीस्टीरीन है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबड़ है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। उसके साथ फिर ये बनते कैसे हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के ज़रिए से बनते हैं, जिनमें एक सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन कर दिया जाता है लॉन्ग चेन मैसिव मॉलिक्यूल के साथ। और पॉलीमर्स है ये पार्शली या मुकम्मल तौर पे किस पे कंसिस्ट करते हैं? इनमें हम कार्बन को केमिकली कंबाइन करते हैं। किसके साथ कंबाइन करते हैं? इसको हम हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या दूसरे मेटालिक या नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं पॉलीमर्स बनाने के लिए। कार्बन को किससे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके पॉलीमरिक सॉलिड्स को बनाया जाता है। नेचुरल रबर जो है, रबर ये भी कंपोज होती है मुकम्मल तौर पे हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। और इसका फार्मूला क्या है? C5H6। और इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 6 एटम होते हैं। और N टाइप जो है वोल स्ट्रक्चर में इनकी रेपिटेशन होती है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज पार्शली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये पॉलीमरिक सॉलिड्स को हम पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शुमार कर सकते हैं। फिर आगे ये इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ का जो टॉपिक है, इसमें हमने ये कर्व ड्रॉ की है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमने ये कहा कि ये जो O से A तक है, ये O से A तक ये लीनियर है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हुक्स लॉ यहाँ पर ही ओबे करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है प्रोपोर्शनल लिमिट्स के अंदर, उसको हम सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा पी से हमने रिप्रेजेंट किया। और A से लेकर B तक इसको हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। इसमें टेम्परेरी चेंज आए तो मटेरियल वापस आ जाता है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा E के साथ। और जो ये B पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट जिस पे अगर मटेरियल पे इससे मज़ीद स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई की जाए तो मटेरियल मुस्तकिल तौर पर डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड विच इफ फर्दर स्ट्रेस इज अप्लाइड देन मटेरियल इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो B पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। और ये A से B रीजन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। फिर उसके साथ B से C रीजन, इसको हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, यानी परमानेंट चेंज आ रहा था मटेरियल में। अगर B के बाद हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो मटेरियल मुस्तकिल तौर पे बिगड़ जाएगा और वो वापस अपनी इनिशियल शेप पे नहीं आएगा। और उसके साथ हमने कहा ये प्लास्टिक लिमिट्स भी हैं हमारी B से C तक, यानी यहाँ C तक ये प्लास्टिक लिमिट्स हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, इसको हम सिग्मा M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा UTS भी कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं इसको। तो अल्टीमेट टेंसाइल। और इस C पॉइंट के ऊपर मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको नॉमिनल स्ट्रेंथ कहा जाता है। और F पॉइंट, इस पे मटेरियल आकर टूट जाता है, इसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस भी कहते हैं, सिग्मा F भी कहते हैं। और स्ट्रेस हम कहते हैं ये सिग्मा F वो स्ट्रेस है एट विच मटेरियल इज ब्रोकन, जिस पे मटेरियल टूट जाता है। और फ्रैक्चर स्ट्रेस की ये वैल्यू मैंने लिखी है, वो कम होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है, आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू ज़्यादा है, और इधर से लेकर इधर तक ये वैल्यू कम है। सिग्मा F की वैल्यू कम है और सिग्मा UTS या सिग्मा M की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि जब मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है तो वो थिन हो जाता है। फर्ज करें जिस तरह बबल है, आप उसको खींचते जाएं तो दरमियान से थिन होती जाएगी। तो जब वो टूटेगी उस वक्त उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेस उस वक्त ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते। फिर उसके बाद जो है हमने कहा डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो टूटने से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं, जो कि परमानेंट चेंज होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद आता है। और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, जिसे UTS भी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी के बाद ये टूट जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में लेड है, कॉपर है, रॉड आयरन है। और उसके साथ जो है ब्रिटल सब, इनका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है। और ब्रिटल सब्सटेंसेस, ब्रेक, ब्रिटल, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि आप ब्रिटल को ब्रेक से जहन में रखें कि इलास्टिक लिमिट के बाद फ़ौरन टूट जाते हैं।
नो प्लास्टिसिटी, इनमें परमानेंट चेंज नहीं आता है, जस्ट इलास्टिक लिमिट के बाद टूट जाते हैं। और हाई कार्बन स्टील इसकी एग्जांपल है, ग्लास इसकी एग्जांपल है। और ब्रिटल सब्सटेंसेस का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, ये इस रीजन तक ये ब्रिटल जो है ये इनका ग्राफ है, इनमें परमानेंट चेंज नहीं आता। तो अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और आपको बताना था कि अगर इलोंगेशन इन अ वायर बाय इट्स ओन वेट, अगर कोई वायर जो है उसके अपने ही वज़न की वजह से उसके अंदर उसकी लेंथ में इजाफा होता है, मसलन एक हैवी सी वायर जो है वो हम सस्पेंड कर देते हैं वर्टिकली, तो वक्त के साथ साथ जो है वो उसके अंदर एक्सटेंशन आती जाएगी। तो अब उसमें द वेट ऑफ द वायर mg एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द वायर, चूंकि वेट उसका उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, सो लेंथ ऑफ द वायर विच इज स्ट्रेच विल बी l/2। तो वायर की वो लेंथ जिसमें स्ट्रेच आएगी वो l/2 होगी, यानी उसके सेंटर से जो ऊपर वाली वायर है आधी वायर उसकी अंदर एक्सटेंशन आएगी। तो यहाँ पर ये जो डेल एल है, एक्सटेंशन हम इसे कहते हैं, एलोंगेशन भी कहते हैं, एक्सटेंशन भी कहते हैं। डेल एल हम उमूमन लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल एल से लिखा है। ये एफ कैपिटल एल ओवर ए वाई हमने पढ़ा। एफ की जगह पर एम जी लिख सकते हैं, वायर का वजन, और एल की जगह पर l/2 इसलिए लिखा क्योंकि जो ओरिजिनल लेंथ जिसके अंदर इजाफा होना है वो सेंटर ऑफ मैस से ऊपर तक है, यानी वायर के सेंटर से ऊपर तक है, वो आधी बनती है। ये वाला 2 नीचे आ गया तो हमारे पास mgl/2ay आ गया। हमने l से मल्टीप्लाई किया इधर ऊपर और इधर डिवाइड किया, तो क्या बना, इधर ऊपर l² बन गया और नीचे यहाँ पर इस एरिया के साथ लेंथ आ गई। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ये वॉल्यूम बन जाता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वॉल्यूम बन जाता है। अब ये ऊपर मैस है और नीचे वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा d और ये g वैसे ही, और ये l के ऊपर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एरिया को वॉल्यूम बनाने के लिए l से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी, तो ये l² आ गया, नीचे 2 है। तो बहरहाल किसी वायर के अंदर अपनी ही लेंथ की वजह से जो एलोंगेशन आती है उसका फार्मूला ये है l² dg/2y। l उसकी टोटल लेंथ है और d उसकी डेंसिटी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और y जो है यंग्स मॉडुलस है। इसके साथ कुछ पॉइंट्स मैंने और जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर इसके साथ जो है यानी ऐसी स्ट्रेस जो वायर को ब्रेक करती है और जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिट हो यानी 1 मीटर स्क्वायर हो, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो वायर की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है वायर के। फिर उसके साथ ब्रेकिंग फोर्स है ये डिपेंड करती है, वो एरिया पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी। और ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो खैर जो हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ द रूप इट्स ब्रेकिंग फोर्स बिकम्स 4 टाइम। अगर हम किसी रस्सी का एरिया डबल कर देते हैं तो उसको तोड़ने वाली फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगी, और लेकिन उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर जो है वो आप क्वेश्चन करेंगे। आप लोग फीडबैक मुझे नहीं दे रहे कि यानी इससे आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, तो आपके फीडबैक से कम ये है कि मुझे जो है वो ज़्यादा मेहनत करने का या फिर जो है वो एक इनकरेजमेंट होती है कि मेहनत कर रहे हैं, इसका फ़ायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा। आप लोग कंपैरिजन में मुझे ज़रूर फीडबैक भी दें, जो जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। आप समझते हैं कि आपने पहले भी तैयारी की हुई है, रिपीटर्स अक्सर हैं इस ग्रुप में, तो वो समझते हैं कि पहले हमने इससे ज़्यादा पॉइंट्स पढ़े थे या कोई जो है वो पहले इस तरह से पढ़ा था, अगर इस तरह पढ़ा जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे ज़रूर आप जो है वो फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।